बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीबन शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? उधर से आवाज़ आई कि आप कहाँ हैं, कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा कि आप परेशानी बताएं और ये बताएं कि भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर है, आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से एक ही रट के आप फ़ौरन आ जाइए। मैंने उन्हें मुतमिन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे मैं घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी चुप है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी ने कहा कि ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साला माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने मुझे 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुँह तक बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ तुझे बहुत तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर किचन से आई हूँ इसलिए जिस्म गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपने बीवी बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। अगर इन्हें आज़ादी इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं इन्हें पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उसी ओल्ड एज होम में रहूँगा जहाँ माँ है। वहाँ कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी माँ उस आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ़ तो नहीं होगी। भाई साहब जितना बोलते रहे उससे ज़्यादा रोते भी रहे। इसी दौरान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनका चेहरा पछतावे के जज्बात से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब?
بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو اس عمارت کی نگران تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لہجے میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں اسے مار ہی نہ دیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے نگران سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتا رہے ہیں۔ آخر میں وہ کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ماں کے پاس صرف ایک فوٹو تھی جس میں پوری فیملی تھی، اور وہ بھی ماں کی بغل میں رکھی ہوئی تھی جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھا تو جلدی سے چھپا دی کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب ہم نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ باہر تک آ گئے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے۔ کچھ لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آ جائے۔ رستے بھر بچے اور بھابھی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے پر بٹھا رہے تھے۔ گھر آتے آتے 3:30 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی سمجھ گئی تھی کہ خوشی کی چابی کہاں ہے۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھا دیں اور اچھی طرح سے سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانیں سب کچھ ہوگا مگر آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دیں۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی دیکھیں اور بچوں کو بھی دکھائیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔